गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ फास्ट बट अ शॉर्ट लिव। ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। न्यूरो सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके कोऑर्डिनेशन में ये रेगुलेट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। अब हमें इनमें सबकी डिटेल्स पढ़नी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट, मतलब इनको डकलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंड हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल या फिर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन अ ट्रेस्ड अमाउंट। जो हॉर्मोन्स होते हैं ये सारे के सारे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और कुछ अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको एज इट इज़ 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि ये इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आ सकते हैं। अब इसमें आगे आता है इन्वर्टिब्रेट प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद अ फ्यू हॉर्मोन्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल एक्ट एज अ हॉर्मोन्स एंड प्रोड्यूस अ एंड प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है और कुछ ही हॉर्मोन्स है। यहाँ पे क्या वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज अ हॉर्मोन्स एंड प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें कौन कौन से ग्लैंड? The endocrine gland and the hormone producing diffuse tissue cell located in different part of the body constitute the endocrine system. इसमें आते क्या क्या है? पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, टेस्टिसन मेल, ओवरीज इन फीमेल, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ये भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये है फिगर 22.1। इसमें देखो ये जो ये वाला है ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद में ये जो ये छोटा सा दे रखा है ये सेंटर में, ये है पीनल, फिर है पिट्यूटरी, उसके बाद है ये थायराइड एंड पैराथायराइड, ये होता है थाइमस। फिर ये वाला जो है ये है पेनक्रियास, ये है एड्रेनल, ये फीमेल में होगा तो ओवरीज और ये मेल्स में टेस्टिस। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायइंसेफेलॉन्स फोरब्रेन्स एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अ बॉडी फंक्शंस। पहले इनकी जो पोजीशंस इसमें जो बताते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, वो याद रहनी चाहिए। एंड इट कंटेन अ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स called a nuclei which produce hormones, regulate synthesis and secretion of pituitary hormones. इसमें इंपॉर्टेंट था इन्होंने हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायइंसेफेलॉन फोरब्रेन, ये याद रहना चाहिए कि ये कहाँ होता है, बेसल पार्ट ऑफ डायइंसेफेलॉन्स। और ये क्या करता है, रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इनमें क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो जिनमें कॉल्ड अ न्यूक्लियर विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, जहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं। एंड रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अब ये जो द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। जैसे रिलीजिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा कि ये सिक्रेशन में हेल्प करेगा, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इनहिबिटिंग है, नाम से पता चल रहा है कि ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये 2 तरह के होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी एंड सिंथेसाइज रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH stimulate the pituitary and synthesize and release the gonadotropins। ये रिलीज करे मतलब ये हो गया रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा और क्या होता है, अब एक होता है स्टोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है, ये इनको रोक रहा है रिलीज होने से।
तो इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, and these hormone originating the hypothalamic neurons passes through axon and release from the nerve end, reach the pituitary gland through the portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. ये हमने देखा कि ये एक हमने देखा रिलीजिंग होता है, एक इनिबिटिंग होता है. रिलीजिंग का एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया था और इनिबिटिंग का. अब इसमें ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से और पास होते हैं एक्सॉन पे, फिर उसके बाद में रिलीज फ्रॉम द एंडिंग नर्व एंडिंग, और उसके बाद में पहुंचता है रीच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. इनमें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये इज द अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये PYQ है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर अ डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस, गोनाड्स. गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स. ये सारे के सारे होते हैं एंडोक्राइन में. और इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, इन सब भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. अब हम पढ़ रहे थे फिर हाइपोथैलेमस के बारे में. हाइपोथैलेमस हमने देखा कि वो बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन, फोर ब्रेन का पार्ट है. अब एंड इट कंटेन इसमें बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कराते हैं. और इसमें दो तरह के होते हैं हार्मोन्स. हमने वो जो हार्मोन्स ऑफ प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स. कौन कौन से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग. रिलीजिंग का एग्जांपल इन्होंने दिया था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन. स्टोमेटोस्टैटिन जो है वो था इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल. वो क्या करता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी. ये दो हमने देखे थे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में. उसके अलावा हमने और इम्पॉर्टेंट लाइन देखी इसमें, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. अब आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड. ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका and attached to hypothalamus by a stalk, divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये लोकेट है बोनी कैविटी में, जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं, और ये अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से बाय द स्टॉक. मतलब एक पतली सी, अभी मैं उसमें फिगर में दिखाती हूँ. अब एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो उसके भी दो पार्ट्स हैं, टू पोर्शन है. कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस. ये इसको हम कहते हैं, जो पार्स डिस्टेलिया पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH कहते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH, और उसके बाद और होता है LH और FSH भी यहीं से आते हैं. अब इसके बाद आता है, और ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है इसके अंदर सिर्फ एक हार्मोन होता है जो होता है MSH, जिसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. पार्स इंटरमीडिया इज द मर्ज विद द पार्स डिस्टेलिस. एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको हम पार्स नर्वोसा कहते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब इसमें क्या क्या आता है? स्टोर रिलीजिंग टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन्स. इसमें सिर्फ दो हार्मोन होते हैं. कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन्स, विच एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड टू एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस. देखो ओवरऑल हमने पिट्यूटरी में अभी तक क्या क्या देखा. जैसे शॉर्ट में हमने देखा कि बोनी कैविटी जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं उससे अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस बाय द इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. ये इसकी लोकेशन हो गई. अब ये जो होता है ये डिवाइडेड होता है एनाटॉमिकली टू पार्ट्स में. कौन कौन से? एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है उसमें दो पार्ट्स होता है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स
पार्स इंटरमीडिया। अब इसमें जो पार्स डिस्टेलिस है इसकी को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जिसके अंदर हॉर्मोन्स आते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और TSH, ACTH, LH एंड FSH, ये सारे के सारे आते हैं इसमें। फिर होता है, इसके दो पार्ट्स थे, पार्स इंटरमीडिया जो दूसरा पार्ट था, पार्स इंटरमीडिया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन होता है, वो होता है MSH, जिसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इससे PYQ भी आया था लास्ट टाइम। ये एक होता है। और फिर क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया जो है वो ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है पार्स डिस्टेलिस में। अब इसके बाद में न्यूरो हाइपोफाइसिस जो था उसको हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, पार नर्वोसा। और इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन्स। इनमें क्या होता है कि ये जो दोनों के दोनों है वैसे तो ये हाइपोथैलेमस से आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सोनली न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास, और उसके बाद रिलीज होते हैं। अब ये है, अगर जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो तो क्या होगा, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू अ जाइंटिज्म, एंड द लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। मतलब अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो, ये ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि एक्सेस ग्रोथ होगी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होगा, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होगी। और अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा कि फिर बहुत छोटा रह जाएगा, जिसको हम डॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये अगर ये बचपन से है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बचपन से नहीं है, दोनों कंडीशंस, ना तो बचपन से ये सारे हार्मोन ठीक थे, बड़े होकर एडल्ट कंडीशन में इनका रेशो खराब हो रहा है, तो क्या होता है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ पहले बचपन में जब पैदा हुए थे तब सही था, एडल्ट में आते आते एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन्स का। तो उसमें क्या होता है, स्पेशली मिडिल एज में, तो उसको हम कहते हैं सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली फेस। उसमें क्या होता है, फेस जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन आने लगती हैं। और इस कंडीशन को एक्रोमेगली कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और प्रीमेच्योर डेथ तक की हो सकती है अगर इसको चेक नहीं किया जाए, और इसको बहुत मुश्किल से ये डायग्नोज होती है। मतलब अर्ली स्टेज में तो पता ही नहीं चलती और कुछ टाइम तक बिना हम पता लगे ही रह जाती है, मतलब अनडिटेक्ट या फिर अनट्रीटेड रहती है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद में जब डिसफिगरमेंट ऑफ फेस होगा तो उसके बाद पता चलता है कि ये वाली कंडीशन हो रही है। अब इसके आगे और आते हैं प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन क्या करता है, एक तो ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, मतलब और इनमें मिल्क फॉर्मेशन कराते हैं। और TSH जो है वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स। इनका बहुत सिंपल सा रोल है, ये क्या करेंगे, सिंथेसाइज या फिर सिक्रेशन कराएंगे थायराइड हार्मोन्स का फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स। ACTH का काम है, ये क्या कराएगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, इनको रिलीज कराते हैं, इनको सिक्रेशन या इनका सिंथेसाइज कराते हैं। एक बार और, ACTH क्या करेगा, सिंथेसाइज या फिर सिक्रेशन कराएगा स्टेरॉइड हार्मोन्स का, जो कि कौन सा होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब इसके बाद आता है LH और FSH। LH एंड FSH स्टिमुलेट gonadal activities and hence called gonadotropins. Males में क्या होगा, LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgen from the testes। ये क्या करेगा कि मेल्स में क्या होगा, LH जो है वो सिंथेसाइज या सिक्रेशन कराएगा हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, ये कहाँ से, टेस्टिस से। एंड इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दोनों मिलके रेगुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। एंड इन फीमेल LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ द फुली मेच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, एंड मेंटेन द कॉर्पस लूटियम फ्रॉम द रेमनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। ये वाला जो है ये हमारा 12th में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है,
वहाँ पे हम पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जिसका जो फंक्शन लिखा है ना उसको एज इट इज़ याद करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हमने अब पूरा यहाँ तक अभी तक क्या क्या देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे में वो कहाँ पर है, बोनी कैविटी जिसको हम सेलर टर्सिका कहते हैं, इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अभी इसमें पार्स डिस्टेलिस जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और TSH, ACTH, LH, FSH सारे यहीं होते हैं, ये वाले सारे। अब इसके बाद आता है फिर पार्स इंटरमीडिया। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन होता है MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो पार्स इंटरमीडिया ये थोड़े टाइम में क्या होता है, इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टेलिस। ये पूरा मर्ज हो जाता है, ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं पार्स डिस्टेलिस के साथ। एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम पार्स नर्वोसा कहते हैं, इसी को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन्स। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये आते तो सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, बाद में ये ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसमें फिर हमने देखा कि अगर जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक्सेस बचपन से ही अगर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो वो वाली कंडीशन होती है जाइंटिज्म। अगर बचपन से ही बहुत कम है ग्रोथ हार्मोन्स तो वो होती है डॉर्फिज्म। अगर ये बचपन से ठीक था लेकिन बड़े होकर इनमें इम्बैलेंस आ रहे हैं तो बड़े होने के बाद अगर एक्सेस ग्रोथ आएगी तो क्या होता है कि ये मिडिल एज पे अगर ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, उनका सिक्रेशन बढ़ रहा है बॉडी में, तो क्या होगा, ये सीवियर डिसफिगरमेंट कराएगा स्पेशली फेस की, जिसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है अगर इसको अनचेक्ड रह जाए तो, और ये बहुत मुश्किल से डायग्नोज्ड होता है और अर्ली स्टेज में तो इसका पता भी नहीं चलता। और उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज़ कराते हैं, वो प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को इसमें हेल्प करता है। TSH जो है वो सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द थायराइड हॉर्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स। ACTH जो है वो सिंथेसाइज और सिक्रेशन कराएगा स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। कहाँ से? फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। फिर LH एंड FSH ये दोनों क्या होते हैं, ये गोनाडन एक्टिविटीज़ कराते हैं जिनको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। मेल्स में क्या होगा, LH जो है वो स्टिमुलेट और सिंथेसाइज कराएगा, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टिस। और मेल्स में क्या होगा कि FSH एंड्रोजन रेगुलेट करेगा, दोनों मिलके रेगुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। फीमेल्स में क्या होता है कि LH इंड्यूस ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन कराएगा जब ये 14th मिड साइकिल चल रहा होता है उस टाइम पे, ऑफ द फुली मेच्योर फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, एंड मेंटेन द कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड फॉर्म द रेमनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल्स, एंड MSH एक्ट एज अ मेलानोसाइट्स जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड ऑक्सीटोसिन एक्ट एज अ स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल स्टिमुलेट अ वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। इसका इतना रोल होता है, ये क्या करता है, ग्रोथ स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स को फीमेल्स में। MSH जो हमने पढ़ा था, पार्स इंटरमीडिया में सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है, वो था MSH जिसको हमने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा था। ये क्या करता है, इसमें मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, ये रेगुलेट कराता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड ऑक्सीटोसिन एक्ट्स on the smooth muscles of the body and stimulate their contraction. In female, stimulate a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth. ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, ये स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड
स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शंस, इनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और इन फीमेल्स स्टिमुलेट अ वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये अभी हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस और वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मिल्क इजेक्शन का भी काम यही कराते हैं। वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट resorption of the water and electrolyte by the distal tubules and thereby reduce loss of water through the urine diuresis। वेसोप्रेसिन क्या कराता है कि ये मेनली किडनी या फिर स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जब ये वेसोप्रेसिन ADH की बात आई थी उस टाइम पे। वहाँ ये क्या करता है कि ये इन सबको और ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाता है, रिजॉर्प्शन करवाता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से वाटर का जो लॉस है वो और रिड्यूस हो जाता है इस थ्रू द यूरिन एंड डायूरेसिस बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ कॉल्ड अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसकी वजह से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। फिर आता है इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑफ ADH result in diminished ability to kidney to conserve water leading to a water loss and dehydration। This condition is called diabetic insipidus। अब इसमें क्या होता है, डायबिटिक इंसिपिडस में अन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसाइज और रिलीजिंग ऑफ, ये इसकी वजह से अफेक्ट पड़ता है ADH और जो है an impairment affecting synthesis or release of ADH result diminished ability of the kidney to conserve water leading to a water loss। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। ये फिगर है 22.2, ठीक है। इसके अंदर ये जो है ये पूरा पार्ट है हाइपोथैलेमस का। फिर है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या कर, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है पोर्टल सर्कुलेशन का। अभी पीनल ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। FSH क्या करता है, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल। ये ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ को और डेवलपमेंट में हेल्प करता है फीमेल्स में। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनमें क्या होता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन की पिगमेंटेशन को मतलब उसको स्किन को लाइट करने का काम करता है। सॉरी मैंने ना ये यहाँ से मेलाटोनिन का फंक्शन बोल दिया है। मेलाटोनिन जो होता है वो स्किन लाइट करता है, लेकिन जो MSH होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो उसके अंदर क्या होता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कि स्किन कलर को डार्क करते हैं, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। FSH क्या कर रहा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट करा रहा था ओवरियन फॉलिकल्स की। MSH एक्ट एज अ मेलानोसाइट्स, ये क्या कर रहा था, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ऑक्सीटोक्सिन क्या कर रहा था, ऑक्सीटोक्सिन एक्ट ऑन अ स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कराता है। और फीमेल्स में क्या कराता है, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। और मिल्क इजेक्शन में भी यही हेल्प करता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। एंड वेसोप्रेसिन जो है वो ADH होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करेगा कि ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। और इस कंडीशन को हम डायूरेसिस कहते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या था, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसाइज और रिलीज ऑफ ADH। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इट रिजल्ट डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और इस कंडीशन को हम डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पीनल ग्लैंड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ये डोर्सल साइड पे होता है फोरब्रेन के। एंड पीनल सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन किस चीज़ में हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम। मतलब हमारा जो ये स्लीप वेक साइकिल होता है
इसमें हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। इतना ही फंक्शन लिखा है और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। तो हमारा एनसीईआरटी से ही आना है सब कुछ। सबसे इसके क्या क्या हमने देखे, जो पीनियल ग्लैंड होता है ये लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन किस चीज़ में हेल्प करता है, 24 आवर रिदम में, मतलब हमारा जो 24 आवर रिदम होता है इस चीज़ में हेल्प करता है, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म एंड द पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म और पिगमेंटेशन में, एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी। अब ये नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स लोकेटेड आइदर ऑफ द साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड्स पे साइड्स में होते हैं, जैसे मैं दिखा, देखो ये फर्स्ट वाला ए वाला है वेंट्रल व्यू, ये क्या है ट्रैकिया, ये साइड्स पे है, ये हो गया थायराइड, और ये होती है वोकल कॉर्ड। अब इसके नीचे वाली जो ये है डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड से दिखाया है ये। इसमें क्या है, ये होते हैं, ये जो ये दे रखे हैं ये होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। हमने ये देख लिया, कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया एंड इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus. थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। अब इसमें क्या होता है, ये 2 लोब्स का है, एक तो दोनों साइड पे लोकेटेड है ट्रैकिया के, इंटरकनेक्ट है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से जिसको हम isthmus कहते हैं, एंड द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। इसमें फॉलिकल या फिर स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं, मतलब इनके बने, एंड द ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉलिकुलर सेल्स enclosed a cavity. These follicular cells synthesize 2 hormones. इन फॉलिकुलर सेल से 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से, T3 और T4। T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोइन या फिर थायरॉक्सिन। ये देखो ये T4 और ये इसके स्ट्रक्चर्स, इसके इससे भी पता चल रहा है हमें, टेट्रा आयोडोथायरोइन, थायरॉक्सिन, ये इन 2 में से कोई, ये T4 के नाम हो गए, T3 का हो गया ट्राई आइडोथायरोक्सिन, थायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। टेट्रा नाम है, वहाँ पे T4, ट्राई T3। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्मोन सिंथेसाइज इन द थायराइड। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन आवर डाइट कॉल्ड अ हाइपोथायरॉइडिज्म। मतलब अगर हमारी जो डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको हम कॉमनली गोइटर भी कहते हैं। अब हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज अ डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ। मतलब अगर हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन होगी प्रेगनेंसी में तो क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, मेच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी, और मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंस होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी और डेफ होगा, मतलब बहरा होगा बच्चा। अब इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉइडिज्म में बी कॉज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाए तो उसमें भी वो कंडीशन हाइपोथायरॉइडिज्म की होती है, ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ nodule of the thyroid gland. The rate of synthesis and secretion of thyroid hormone increase to the abnormal high level leading to the condition hyperthyroidism. हाइपोथायरॉइडिज्म होगा तो कम हो रहा है, हाइपर जहाँ भी वर्ड यूज होता है वो ज़्यादा के लिए यूज होता है। तो मतलब जब आयोडीन, मतलब जब ये थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज एट द एबनॉर्मल हाई, तो ये एबनॉर्मली हाई जब जा रहा है तो वो कंडीशन होगी हाइपरथायरॉइडिज्म की, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी साइकोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी। ये क्या होगा, इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म में हमारी बॉडी को, फिजिक को अफेक्ट करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंडीशन आती है एक्सोथैलेमिक गोइटर की, ये होता है हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से। इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड
प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस, इसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज। थायराइड हॉर्मोन्स रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट सपोर्ट, and these hormones are support process of a red blood cells formation, and thyroid hormone control the metabolic or the metabolism of the carbohydrate, protein and fat. Maintain of the water and electrolyte balance is also influenced by the thyroid hormones, and thyroid gland secrete a protein called the TCT, जिसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, which regulate the blood calcium level। इसमें इन्होंने ये हाइपरथायरॉयडिज्म ख़त्म हो गया। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या था, ये कंडीशन आती है जिसको हम एक्सोथैलेमिक गोइटर कहते हैं, जो कि ये एक फॉर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसमें एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होगा, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स एंड इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस होगा। इसको हम पूरे को कहते हैं ग्रेव डिजीज। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए। ये क्या करता है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द आरबीसी फॉर्मेशन, ये आरबीसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। उसके अलावा कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन सबको कंट्रोल करने में इनके मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन, एक इसमें हेल्प करेगा। और इससे एक सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, ये हमारी बॉडी का कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन में हमने क्या, थायराइड ग्लैंड में हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो ये इसके 2 लोब्स होते हैं, आइदर साइड पे लोकेटेड है, इंटरकनेक्टेड है वो एक थिन फ्लैप से, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का है, जिसको हम इस्टमस कहते हैं। और इसमें फॉलिकल या फिर स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उसमें 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 T4। इसमें इन्होंने बताया कि आयोडीन जो है वो हमारे नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज इन द थायराइड। अगर ये कम होगा, आयोडीन कम होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होगी, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या करता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड गोइटर, इसकी वजह से गोइटर होता है। और ये अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए तो ये डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगी, और जो स्टंटेड ग्रोथ होगी बच्चे की, मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंस होगी, एबनॉर्मल स्किन होगी, डेफ होगा, ये सारी कंडीशंस आती हैं। उसके अलावा एडल्ट में अगर ये कंडीशन हो तो फीमेल्स में, तो ये क्या कराएगा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर करेगा। एंड ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ अ नोड्यूल ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, जब ये बहुत ज़्यादा बनने लगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या करेगा, ये इसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोथैलेमिक गोइटर। ये फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसमें भी क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा। उसके अलावा इसके अंदर प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस होगा। इसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज। और अब इसके बाद हमने देखा कि थायराइड हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए। ये आरबीसी फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये मेंटेन कराता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। और हमने देखा कि इससे एक थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन। कौन सा होता है वो, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम TCT कहते हैं। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ये पूरा था थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब ये लास्ट है पैराथायरॉयड, मतलब आज का लास्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें है इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉयड हार्मोन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट at the back side of the thyroid gland, one of the pair of 2 lobes of the thyroid glands। ये मैंने अभी आपको दिखाया था, रेड कलर का जो था डोर्सल पार्ट में, डोर्सल साइड पे रेड 4 डॉट्स दी हुई थी, 2 एक साइड पे थी, 2 दूसरी साइड पे थी। वो ये क्या करता है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड अ पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें क्या होता है, सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये रेगुलेशन कराता है सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस, एंड पैराथायरॉयड hormones increase the calcium level in the blood, acts on the bone and stimulate the process of the bone resorption, जिसको हम dissolution या फिर demineralization कहते हैं। and PTH also stimulate reabsorption of calcium by the renal tubule and increase the calcium absorption of the digested food। PTH ये जो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन ये होता है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड अलोंग द TCT, जो ये हमने TCT पढ़ा था, थायरोकैल्सिटोनिन, इसके साथ मिलके सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द कैल्शियम बैलेंस इन द ब्लड। ये कैल्शियम बैलेंस, इसको कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी में। हमने पैराथायरॉयड में क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या होता है, ये चारों के चारों ये चार होते हैं। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड, वन पेयर ऑफ द ईच लोब, मतलब एक लोब में दो होंगे। और इसमें एक सीक्रेट करता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन को, जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये रेगुलेट कराता है, रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस। अब इसमें ये PTH का काम है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड एक्ट एज अ बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन कराता है ये, जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन। ये क्या कराएगा, स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। ये हर तरफ से क्या करता है, ये कैल्शियम, इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ये इंक्रीज करा देता है कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में। तो ये जब अलोंग TCT, मतलब जब ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ काम करता है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का हमारी बॉडी में। ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड तक। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो सारी मार्क हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थाइमस। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।